नमस्कार सभी को। आज कक्षा 9 में हिंदी विषय में एक पाठ है अपना रीढ़ी की हड्डी। कीर्तिका नामक जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 3 है, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। यह एक कहानी है जिसको कह लीजिए एक नाटक है, एकांकी है, और इसमें मुख्य रूप से 6 पात्र हैं। पहला है राम स्वरूप, दूसरा है उनकी पत्नी प्रेमा, और तीसरा है उनकी लड़की उमा जिसने बीए पास कर लिया है, और चौथे हैं उनके जो नौकर हैं रत्न, उनका नाम रत्न है, और जो छठे हैं उनका नाम गोपाल प्रसाद है जो पेशे से एक वकील हैं, बैरिस्टर हैं, और छठा है गोपाल प्रसाद का लड़का शंकर जो आजकल मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। तो इस एकांकी में समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है, और इस एकांकी का सार कुछ इस प्रकार है कि रामस्वरूप अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखते हैं। बहुत सारे लड़के देखने के बाद उन्हें एक लड़का पसंद आता है, शंकर, जिनके पिता गोपाल प्रसाद एक प्रतिष्ठित वकील हैं और उनका उठना बैठना बहुत ऊंचे लोगों में है। परंतु वे अपने बेटे के लिए कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई नौकरी नहीं करानी है। यहाँ रामस्वरूप थोड़ा झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि हमारी लड़की ने मैट्रिक परीक्षा पास की है, जबकि वो बीए पढ़ी लिखी होती है। परंतु उन्हें थोड़ा लालच है कि लड़की अच्छे खानदान में जाएगी और अच्छा रिश्ता है, यह सोच करके रामस्वरूप थोड़ा झूठ बोल दिया। रिश्ता तय हो जाता है और वो एक दिन लड़की को देखने के लिए जो दिन है वो निश्चित हो जाता है। रामस्वरूप अपने घर आ जाता है। अब आगे कहानी शुरू होती है। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है कि रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर एक जिस कमरे में वो रहते थे उस कमरे को खूब सजाते हैं। चारपाई पर बिस्तर बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, और कोई फूल लगाता है, कमरे को सजाते हैं। इस बात पर जो घर की मालकिन है प्रेमा, वह नाराज होती है और गुस्से में वहां आ जाती है। रामस्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उसने बिछाने वाली चादर मंगाई है। प्रेमा नौकर को अलमारी से चादर लाने का आदेश दे देती है, यानी कि उनकी लड़की। रामस्वरूप कमरे में हारमोनियम भी रखवाते हैं। तभी प्रेमा बताती है कि बेटी उमा तो रूठी हुई है, वह न तो पाउडर लगाने को तैयार है न शादी के लिए उत्साहित है। रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं, बेटी को संभालने समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पत्नी अपना पल्ला झाड़ती हुई वह काम पति पर डालती है कि उसे इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था, वह एंट्रेंस पास कर लेती है, इतना ही काफ़ी था। अर्थात उसने 10वीं और 11वीं कर ली, इतना ही बहुत था। बाबू रामस्वरूप पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें समझाया था ना कि हमें उमा की पढ़ाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं करनी है, हमें छिपानी है पढ़ाई उसकी। तुम फिर भी उसकी पढ़ाई का जिक्र बार बार कर रही हो। रामस्वरूप आने वाले अतिथि गोपाल प्रसाद के बारे में बताते हैं कि वे यूं तो वकील हैं और सभा सोसाइटियों में जाते हैं, परंतु बहू अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते। जैसे दक्यानुसी वो ख्याल के हैं, अर्थात पुराने विचारों के हैं। उनका बेटा तो बाप से भी आगे है। वह बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु लड़की वह भी कम पढ़ी लिखी चाहता है। इतना बताकर रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं कि वह बेटी उमा को समझा बुझाकर
ठीक ढंग से नीचे भेज दे। उसी समय नौकर बताता है कि बाहर कोई अतिथि आए हैं। वे जल्दी से हारमोनियम को ठीक जगह पर रखते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए भेजते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ तभी वहां प्रवेश करते हैं। रामस्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें बिठाते हैं। लड़के शंकर की रीढ़ की हड्डी कुछ झुकी हुई है। हालचाल पूछने के बाद रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं कि अब उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है और यह तो शायद उसका आखिरी साल होगा। शंकर बताता है कि नहीं, उसके 2 साल और शेष हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में यह 1 साल बीमार हो गया था। इतने पर सब लोग बैठ जाते हैं और गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बात याद करते हुए कहते हैं कि वे इस जवान उम्र में स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, फिर भी खाने के समय भूख लगती थी। उस जमाने में आज की तरह खेल की सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उनकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत थी। फिर भी पढ़ने लिखने का रोब दिखाते हैं कि वे एक बार पढ़ने बैठते थे तो 12 घंटे पढ़ते रहते थे। उनके सामने का या उनके ज़माने का मैट्रिक पास भी आज के एमए से अच्छी अंग्रेजी लिखता था। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करता है तो शंकर ही करता रहता है, अर्थात गर्दन हिलाता रहता है। अचानक गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहता है कि अब सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए। यानी गोपाल प्रसाद विवाह को भी बिजनेस मानता था। रामस्वरूप बिजनेस शब्द सुनकर घबरा जाता है। फिर वह पीछे वाले कमरे में चाय और मिठाई नाश्ते को के लिए ट्रे उठाने चले जाता है। गोपाल प्रसाद शंकर को कहता है, यानी कि समझाते हुए कहता है, मकान यानी कि उनका मकान देखकर लगता है उनकी हैसियत अच्छी है, देखते हैं लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधे बैठने के लिए कहता है और कहता है कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो। इधर उधर की गप्पों के चलते, यानी कि इधर उधर की जब बात कर रहे थे उसके चलते लड़की खूबसूरती चर्चा होने लगती है। रामस्वरूप कहता है कि हमारे ज़माने में खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछता है, शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद उसी समय बात काटते हुए कहता है कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत निहायत ज़रूरी है, चाहे इसके लिए उसे पाउडर वगैरह क्यों ना लगाना पड़े, क्योंकि घर की औरतें राजी नहीं होती। गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई के बारे में स्पष्ट कहते हैं, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद 10वीं पास। उनका बेटा शंकर भी समर्थन करता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। गोपाल प्रसाद कहता है कि लोग कहते हैं जब लड़कों को बीए एमए पढ़ा है तो बहुएं भी ग्रेजुएट हों, परंतु क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है? मर्दों का काम है पढ़कर काबिल होना। अगर औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स पर बहस करने लगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी? वे तर्क देते हैं, जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा तस्तरी में पान रखकर लाती है। वह सादे कपड़े पहने होती है, गर्दन झुकी होती है जैसे एक लड़की शर्माती है। उसकी आंखों पर चश्मा था। चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप सफाई पेश करते हैं, कहते हैं कि अभी पिछले दिनों इसकी आंख जो है ना वो दुखने आ गई थी, इसलिए इसको चश्मा लगाना पड़ रहा है। रामस्वरूप कहने पर उमा हारमोनियम के पास बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल और चेहरा पसंद आता है। वे उमा से कुछ गाने के लिए कहते हैं। उमा मीरा का भजन सुनाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई।
उसके स्वर में तल्लीनता और मधुरता है। अचानक उमा की आंखें शंकर को देख करके एकदम वह गाना बंद कर देती है और वह गाते गाते रुक जाती है और गोपाल प्रसाद अपनी आंखें नीचे किए बैठा रहता है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या उसे पेंटिंग वेंटिंग आती है। रामस्वरूप कहते हैं कि कमरे में जितनी सारी भी पेंटिंग टंगी हुई है ये सब किसकी बनाई हुई है, उमा की बनाई हुई है। कुछ सिलाई विलाई जानती है। वो कहते हैं कि सारे कपड़े हमारे घर के ये हमारी लड़की ही सिलती है। तो गोपाल प्रसाद पूछते हैं बेटी कुछ इनाम विनाम जीते हों। तो उमा चुप रहती है। रामस्वरूप सफाई देते हैं यह बेचारी शर्माती है। गोपाल प्रसाद रूखे स्वर में कहते हैं जरा इसे भी मुंह खोलने दीजिए। उमा दृढ़ स्वर में कहती है क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना नमस्ते। ये वहां से जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे जरा पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करके ले ले। गोपाल प्रसाद उमा की बातों को अपमानजनक मानते हुए वहां से खड़ा रहता है। तो उमा कहती है और आप तो इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं, जरा आपने अपने इस शहजादे को तो पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों को हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से इन्हें कैसे भगाया गया। गोपाल प्रसाद पूछते हैं तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो। उमा दृढ़ स्वर में कहती है हाँ मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की। नहीं आपके पुत्र तरह ताक झांक और कायरता दिखाई, मुझे अपनी इज्जत और बाप का ख्याल है। गोपाल प्रसाद उमा के पढ़ाई के बारे में सुनकर उखड़ जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। वे इसे सरासर धोखा कहते हैं कि भाई हमको 10वीं पास बताई थी और ये बीए पास है, या झूठ का भी कुछ तो ठिकाना हो। वे वापस जाने लगते हैं। उमा उन पर आखिरी चोट करते हुए कहती है जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा अपने लाडले से यह पता लगाइए कि इनकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर वापस चले जाते हैं। रामस्वरूप धम से सोफे पर बैठ जाते हैं। क्यों? रामस्वरूप को लगा कि अब रिश्ता टूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप पाठ को घर से रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। मैं इसके प्रश्न उत्तर की आपको PDF फाइल बनाकर भेज दूंगा। आप उसे अपने नोटबुक में साफ साफ तथा स्वच्छता से लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।